नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर से वी मेक टॉपर्स यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने बात की थी पौधों के प्रकार, पौधों को किस प्रकार से उनकी आवाज़ के आधार पर, आयु के आधार पर विभिन्न भागों में बांटा गया था। दोस्तों, आज उसी संदर्भ में हम बात करेंगे कि पौधों के प्रकार या पौधों के भाग कौन कौन से हैं। दोस्तों, पौधों के भागों की अगर बात की जाए तो पौधों के भागों में जैसे ये पौधा है दोस्तों, इसमें जड़ आती है, तना आता है, पत्ती आती है और फूल है आदि जो है ये सभी पौधे के भाग माने जाते हैं। अब हम बात करेंगे पौधों के विभिन्न भाग कौन कौन से हैं, जिनमें नंबर एक आता है जड़। दोस्तों, जड़ क्या है? जो भूमि के अंदर वृद्धि करती है उसे जड़ कहा जाता है। जड़ जल खनिज लवणों का अवशोषण जड़ द्वारा ही होता है। पौधे को भूमि पर खड़ा रखने में भी सहायक जड़ें होती हैं। जड़ खनिज पदार्थों का संग्रह करती है। पौधे के बाहरी भाग को आरोही भाग कहते हैं। जो बाहरी भाग होता है उसे आरोही भाग कहते हैं। मूल दो प्रकार की होती है। अब देखो दोस्तों, जड़ें कितने प्रकार की होती है? जड़ें होती हैं दो प्रकार की। एक है मुसला मूल। दोस्तों, मुसला मूल होती है, ये मुख्य जड़ होती है। इसके पार्श्व रोम में दूसरी जड़ें निकली रहती है, जैसे कि नीम। जैसे कि ये चित्र है, मुसला मुसला जड़ का चित्र है दोस्तों। इसमें ये जो जड़ है ये एक मुख्य जड़ है और इसके पार्श्व में ये जो जड़ें निकली हुई है, छोटी छोटी जड़ें निकली है। तो इस प्रकार की जड़ तंत्र को मुसला मूल कहते हैं। और दूसरे चित्र में है रेशेदार मूल या अपस्थानिक मूल। इन्हें अपस्थानिक मूल भी कहा जाता है। इसमें दोस्तों कोई भी मुख्य जड़ नहीं होती है, सिर्फ जड़ों का एक गुच्छा बना होता है। उसके उसे क्या कहते हैं? रेशेदार मूल। इसके बाद बात करें, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि रेशेदार मूल क्या होती है। रेशेदार या अपस्थानिक मूल कोई मुख्य जड़ नहीं होती। सभी जड़ एक समान दिखाई देती है एवं गुच्छे के रूप में होती है। उदाहरण जैसे मक्का, गेहूँ, प्याज देखें, गन्ना देखें, जौ, बाजरा आदि प्रकार की जब हम जड़ें देखते हैं तो उनमें एक मुख्य जड़ नहीं होती है, बल्कि जड़ों का एक गुच्छा हमें देखने को मिलता है। अब इसी संदर्भ में आगे हम बात करते हैं। जो दूसरा है तना। दोस्तों, तना क्या होता है? तने की उत्पत्ति भ्रूण के प्रांकुर भाग से होती है। दोस्तों, भ्रूण जो होता है उसके जो प्रांकुर भाग होता है, प्रांकुर दोस्तों यहाँ पे होता है, प्रांकुर भाग जो है उससे पौधे के तने का निर्माण होता है दोस्तों। तो जड़ों से अवशोषित खनिज पदार्थों को पत्तियों तक पहुँचाने का तथा पत्तियों से निर्मित भोजन का संचय करना, ये तने का मुख्य कार्य होता है दोस्तों। हरे तने में उपस्थित क्लोरोफिल प्रकाश संश्लेषण करते हैं, वे भोज्य पदार्थों का निर्माण करते हैं। हरा जो तना होता है उसमें क्लोरोफिल होता है और क्लोरोफिल जो होता है वह प्रकाश संश्लेषण का कार्य करता है। इसके बाद मरुस्थलीय पौधों में जल संग्रहण करके उन्हें अनुकूलित करता है, सहारा प्रदान करने का कार्य करता है। कायिक जनन में सहायक होता है तना। इसके बाद आगे हम बात करें तने के कितने प्रकार होते हैं। तने के मुख्यतः तीन प्रकार बताए गए हैं। एक है भूमिगत तना। भूमिगत तना जो भूमि के अंदर वृद्धि करता है। भूमिगत तने के कुछ प्रकार है, जैसे प्रकंद। वह तना जो मोटा मांसल होता है तथा भूमि के समांतर वृद्धि करता है। दोस्तों, भूमि के समांतर मतलब ये भूमि है, यहाँ नीचे गति नहीं करते हुए भूमि के समांतर ही वृद्धि करता है। ऐसे तने को प्रकंद कहा जाता है। जैसे कि अदरक होती है, हल्दी होती है। दोस्तों, हल्दी नीचे वृद्धि नहीं करके जमीन के एक समांतर वृद्धि करती रहती है, जमीन के कुछ ही अंदर जमीन के समांतर वृद्धि करती रहती है। तो इस प्रकार की मूल को प्रकंद कहा जाता है, तने को प्रकंद कहा जाता है। इसके बाद दूसरा जो प्रकार है वो है कंद। दोस्तों, कंद क्या होता है? भूमिगत विकसित शाखा में फूले हुए अग्रस्त भाग को कंद कहते हैं। जैसे आलू, आलू जो होती है दोस्तों जड़ के अंदर एक फूला हुआ भाग होती है, उसे आलू, उसे क्या कहते हैं? कंदमूल, उसे कंद कहा जाता है। इसके बाद है धनकंद। ये स्तंभ प्राय गोल, ठोस एवं दृढ़ होते हैं, दोनों सिरों से चपटा होता है। इसके बाद है सल्ककंद। एक छोटा बिंब समान भूमिगत तना होता है, जैसे कि प्याज का तना देखें,
लहसुन का तना देके छोटे से बिंब के समान एक तना दिखाई देता है तो उसे कहते हैं सल्क कंद। इसके बाद आगे हम बात करें तने के ही बारे में। तने का दूसरा जो रूप है वह है वायवीय रूपांतरित तना। जैसे कि अंगूर है, नींबू है आदि में वायवीय रूपांतरित तना होता है दोस्तों। अर्धवायवीय, कुछ भाग वायवीय होता है और कुछ भाग भूमिगत होता है, जैसे पुदीना है, गुलाब है आदि है। जो इनमें जो है कुछ भाग तो वायवीय होता है और कुछ भाग भूमिगत होता है दोस्तों। इसके बाद आगे हम बात करें, जो तीसरा प्रकार है वो है पत्ती। दोस्तों पत्ती क्या है? पर्ण पौधे का महत्वपूर्ण अंग होता है जिसका प्रमुख कार्य प्रकाश संश्लेषण करना है। जो पत्ती है दोस्तों, उसकी संरचना की बात करें तो इस प्रकार की पत्ती होती है। इसमें इसमें जो है एक पर्ण फलक होता है, जो पर्ण का ऊपरी भाग होता है उसे शिराएँ होती है, जो पर्ण में छोटी छोटी आकृतियाँ बनी रहती है। और इनमें एक मुख्य शिरा होती है, उसे कहते हैं मध्य शिरा। और ये जो जिस भाग से ये जुड़ा रहता है उसे कहते हैं पर्णवृंत। इसके बाद देखें पत्ती में क्या 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 है। पर्ण के प्रकार। दोस्तों पर्ण को 3 प्रकारों में विभाजित किया गया है। नंबर 1 है चीर लग्न पर्ण। 1 वर्ष से अधिक समय तक पौधों पर लगी रहने वाली पर्ण को चीर लग्न पर्ण कहा जाता है। और पर्णपाती पर्ण की बात करें तो 1 वर्ष के भीतर ही जड़ जाने वाली पर्ण को पर्णपाती पर्ण कहा जाता है। इसी संदर्भ में शीघ्रपातीपन, बहुत ही शीघ्र झड़ने वाली पर्ण को शीघ्रपातीपन कहते हैं। दोस्तों इन तीनों नामों को एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, याद कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। उत्पत्ति के आधार पर पर्ण के प्रकार। दोस्तों उत्पत्ति के आधार पर एक होती है मूलज पर्ण। बहुत ही संक्षिप्त बिंदु के समान स्तंभ से निकलने वाली पर्ण को मूलज पर्ण कहा जाता है। जैसे कि उदाहरण है मूली, शलजम आदि जो है उनके जो पर्ण होते हैं दोस्तों, ये मूलज पर्ण कहलाते हैं। स्तंभीय पर्ण, मुख्य स्तंभ से निकलने वाली पर्ण को स्तंभीय पर्ण कहते हैं। और शाकीय पर्ण, पार्श्व शाखाओं से निकलने वाली पर्ण को पार्श्व शाकीय पर्ण कहा जाता है। दोस्तों पर्ण के कुछ कार्य हैं। क्या क्या कार्य हैं? पत्ती के कुछ कार्य हैं, जैसे कि प्रकाश संश्लेषण करना, गैसीय विनिमय करना। दोस्तों पर्णों में रंध्र पाए जाते हैं और इन्हीं रंध्रों के कारण गैसीय विनिमय होता है। आगे प्रकाश संश्लेषण में हम पढ़ेंगे कि रंध्रों का क्या क्या मुख्य भूमिका होती है गैसीय विनिमय। और अंतिम जो कार्य वह है वाष्पोत्सर्जन। इसके बाद आगे चौथे नंबर का जो भाग है वो है पुष्प। पुष्प या फूल। पुष्प एक रूपांतरित प्रो है जो लैंगिक जनन के लिए आवश्यक होता है। पुष्प में निम्न संरचनाएं पाई जाती है, जैसे पुमंग। पौधे का नर जननांग होता है, इसमें एक से अधिक पुंकेसर होते हैं। पुंकेसरों को परागण कहा जाता है। पुंकेसरों में परागण पाए जाते हैं। इसके बाद होता 1 नंबर होता है जायांग। दोस्तों जायांग जो होता है ये होता है मादा जननांग होता है। इसे स्त्री केसर या अंडप कहते हैं। इसमें मुख्यतः 3 भाग होते हैं। एक होता है अंडाशय, एक होता है वर्तिका, एक होती है वर्तिकाग्र। अब दोस्तों पुष्प में एक प्रक्रिया होती है, उसे कहते हैं परागण। परागण क्या होता है? पराग कोषों से निकलकर पराग कणों की वर्तिकाग्र क्या है दोस्तों? पराग कोषों से निकलकर पराग कणों का वर्तिकाग्र तक पहुंचने की प्रक्रिया परागण कहलाती है। परागण 2 प्रकार का होता है। एक होता है स्वपरागण, एक होता है स्वपरागण। जब परागकण उसी पुष्प की वर्तिकाग्र पर अथवा उसी पौधे के दूसरे किसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं तो यह प्रक्रिया स्वपरागण कहलाती है। उदाहरण है मटर, टमाटर आदि। इसके बाद आता है परपरागण। जब एक पादप के पुष्प से परागकण उसी प्रजाति के दूसरे पादप के पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं तो यह क्रिया परपरागण कहलाती है। जैसे कि गुलाब। परागकणों का उपयोग क्या है दोस्तों? घोड़ों को गोलियों के रूप में परागकण दिए जाते हैं, जिससे उनकी धावन क्षमता बढ़ जाती है। ये एक कार्य उपयोग उसका देखने को मिलता है। अब एक वर्ड आता है दोस्तों क्रायोफ्रिजरेशन। परागकणों को द्रव नाइट्रोजन के अंदर संरक्षित करना क्रायोफ्रिजरेशन कहलाता है। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एग्जाम के लिए। क्रायोफ्रिजरेशन क्या है? पुष्पों के कुछ प्रकार। पुष्प है एक लिंगी पुष्प। एक ही प्रकार के जनन उपस्थित हो ऐसे पुष्प को एक लिंगी पुष्प कहा जाता है।
और एक आता है द्विलिंगी पुष्प, जिसमें पुमंग और जायांग दोनों, मतलब नर जननांग और मादा जननांग दोनों उपस्थित हो तो उस पुष्प को द्विलिंगी पुष्प कहा जाता है। एक आता है उभयलिंगी, नर तथा मादा पुष्प दोनों एक ही पौधे पर उपस्थित हो तो उसे क्या जाता है, उभयलिंगी पुष्प कहा जाता है। उदाहरण है मक्का। अब दोस्तों आज का जो अंतिम पौधे का भाग है वो है फल या फ्रूट। दोस्तों फल या फ्रूट क्या है? फल का निर्माण अंडाशय से होता है, अर्थात परिपक्व अंडाशय ही फल का निर्माण कर फल कहलाता है। फल के प्रकार, फल होता है, एक होता है सत्य फल। यदि फल बनने में केवल अंडाशय ही भाग ले तो वह सत्य फल कहलाता है। जैसे आम का फल है वह एक सत्य फल कहलाता है। असत्य फल, कभी कभी अंडाशय के अतिरिक्त पुष्प के अन्य भाग भी फल बनाने में भाग लेते हैं, ऐसे फलों को असत्य फल कहते हैं। जैसे सेव है, नाशपाती है आदि। और असत्य फलों को ही आभासी फल भी कहा जाता है। आगे देखो, नोट, अनिषेक जनन द्वारा बने फलों में बीज नहीं होता है। जैसे केले में बीज नहीं होता है, अंगूर में बीज नहीं होता है। दोस्तों समस्त फलों को तीन भागों में विभाजित किया गया है। एक है सरल फल, जब किसी पुष्प के अंडाशय से केवल एक ही फल बने तो उन्हें सरल फल कहा जाता है। दोस्तों सरल फल क्या है? जब किसी पुष्प के अंडाशय से केवल एक ही फल बने तो ऐसे फलों को सरल फल कहते हैं, जैसे आम, गेहूं आदि। इसके बाद दूसरा जो प्रकार है वो है पुंज फल। दोस्तों पुंज फल क्या है? जब एक बहुअंडपी पुष्प के वियुक्ता अंडपी अंडाशय से अलग अलग फल बने परंतु समूह के रूप में हो तो इसे पुंज फल कहते हैं। तो पुंज का मतलब होता है समूह। ठीक है दोस्तों, अब आता है संग्रहित फल। एक संपूर्ण पुष्प क्रम के समस्त पुष्प फल निर्माण में भाग ले, इस प्रकार बनने वाले फल को संग्रहित फल कहा जाता है। जैसे शहतूत है, कटहल है आदि। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आज का ये वीडियो आपके लिए अच्छा साबित हुआ होगा। दोस्तों मिलेंगे कल